बिहार पैरामेडिकल परीक्षा सभी बोर्डों की वार्षिक परीक्षाओं में समाज से तो प्रश्न रहते ही हैं। हिंदी व्याकरण का यह बेस है, इसलिए आज के क्लास में हम लोग समास पर डिटेल चर्चा करेंगे। और यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे समास आज आपका कमांड हो ही जाना है। समास है क्या? यह एक संक्षिप्तीकरण है दो या दो से अधिक पदों का अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? जैसे राम का पुत्र, राजा का पुत्र, का क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों का अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। या सिंपल में कहें कि संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। और यदि इस सामासिक पद से हम उसको फिर पुनः उनके विभक्ति चिन्ह युक्त शब्दों में या पदों में तोड़ दें तो उनको कहेंगे सामासिक विग्रह करना। सामासिक विग्रह, जैसे राजा का पुत्र, उसको एक जगह कर दिए राजपुत्र, तो वो हो गया समास। और राजपुत्र को हम तोड़ दिए राजा का पुत्र, तो वो हो गया सामासिक विग्रह। ठीक है, अब यहाँ शब्द और पद दो शब्द आए हैं, तो शब्द और पद में क्या फर्क है पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। तब सामासिक पद आप सुनते होंगे कि सामासिक पद कहीं लिखा हुआ है, तो वो हाँ शब्द है कि वो पद है, और शब्द में और पद में क्या फर्क है आप सभी जानते होंगे। फिर भी यदि किन्हीं को कंफ्यूजन है या नहीं पता है तो आप गौर से सुन लें। शब्द कहते हैं कि जैसे कोई अगर स्वतंत्र रूप से ध्वनियों का समूह है, अक्षरों का समूह है, उसको शब्द कहेंगे। जैसे राम कहीं लिखा हुआ है शब्द है, आम कहीं लिखा हुआ है शब्द है। लेकिन अगर हम उसी शब्द को वाक्य में हम बदल देते हैं, वाक्य में हम डाल देते हैं कहीं पे, तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हो गया अब वो पद बन गया। अब उसको शब्द नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? पद। क्लियर हो गया? तो जैसे राजपुत्र कहीं लिखा हुआ है तो वो शब्द है, और कहेंगे कि औरंगजेब एक राजपुत्र था, तो या अशोक एक राजपुत्र था, तो वहां पे अशोक एक राजपुत्र था, यहाँ पे राजपुत्र एक वाक्य का हिस्सा है, हम इसको पद कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। स्वतंत्र लिखा हुआ है तो शब्द, और यदि वाक्य में है, प्रयुक्त हो चुका है, तब उसको पद कहेंगे। जैसे कि आप ज्यामिति में देखते हैं कि रेखाखंड है, रेखाखंड है जिसको दोनों ओर फिक्स होता है, अनंत दूरी तक नहीं बढ़ा सकते, दोनों ओर फिक्स है। और यदि रेखाखंड को किसी ज्यामितीय आकृति में हम डाल दिए तो वो रेखाखंड नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। उसी प्रकार शब्द स्वतंत्र है तो शब्द, और जब उसको वाक्य में डाल दिए तो वहां पद बन गया। ठीक, जैसे दया का सागर का समासिक शब्द बनता है दया सागर। ठीक, और कोई वाक्य में दया सागर प्रयुक्त है तो वहां पद हो गया। कोई दिक्कत? अब समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और नय। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं द्वंद्व समास। पहले पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को समझिए। देखिए यहाँ दया सागर, दया सागर में दया हो गया पूर्व पद और सागर हो गया उत्तर पद। क्लियर? राजपुत्र, राज हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों को समझना आवश्यक है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो। ठीक है, और उनके बीच जो कल हम बताए थे, कल के क्लास में विराम चिन्ह में योजक चिन्ह बताए थे, वो विराम चिन्ह बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको भाषा सही करना है तो विराम चिन्ह वाला वीडियो मेरा अवश्य देखें। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उनके बीच, तो उस ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई प्रधानता किसकी है?
माता की कि पिता की, दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और माता पिता जब कहीं लिखते हैं तो माता और पिता के बीच में हम क्या देते हैं, हाइफन देते हैं। ठीक है, माता पिता, इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, राम कृष्ण, विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण, भाई बहन तो भाई और बहन, भाई बहन हो गया समासिक शब्द, भाई और बहन हो गया उसके समासिक विग्रह। क्लियर हो गया, सुख दुख, सुख का अपना अस्तित्व, दुख का अपना अस्तित्व। ठीक है, द्वंद्व समास क्लियर हो गया। द्वंद्व समास सीधा पहचान लेना है तो उनके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वैसे समास हो गए द्वंद्व समास। अब आते हैं द्विगु समास। संस्कृत में पढ़े होंगे, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिसमें संख्या हो, लेकिन संख्या हो तो यह ध्यान में रखना हो कि संख्या पहला तो पूर्व पद होगा, पहले वाले पद में संख्या होगा, उत्तर पद में संख्या नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि वो संख्यावाचक हो लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण नहीं कर लेता हो। दशानन कह देंगे, दश आनन कहेंगे, यहाँ तो संख्या है 10, तो क्या यह द्विगु होगा? द्विगु नहीं होगा, क्योंकि दशानन आनन है मुख, और 10 मुख किसको कहते हैं हम? दशानन, रावण को कहा जाता था, वो एक विशेष अर्थ ले लिया, तो विशेष अर्थ वाले बहुव्रीहि समास होते हैं जो हम आगे देखने जा रहे हैं, हम वहां पे द्विगु नहीं रखेंगे। अब जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो ये इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, तो ये द्विगु होगा। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, ये द्विगु होगा। और कहेंगे आप चतुर्भुज होगा द्विगु? चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि चतुर्भुज से ब्रह्मा का बोध हो जाता है, 4 भुजाओं वाले। ठीक है, तो संख्या कोई द्विगु हो त्रिभुज होगा, चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि संख्या हो, पूर्व पद में संख्या हो, लेकिन एक शर्त है कि वो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण नहीं करता। तो द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो हाइफन। द्विगु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या हो, लेकिन साथ में वो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण नहीं करता। अब आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं, और दोनों पद के बीच परसर्ग का लोप रहता है। ठीक है, परसर्ग का मतलब वो जो कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का तो होता नहीं, कर्म को, तो मत को देने वाला, तो मत दाता है, क्या वो दाता, प्रधानता किसकी है? उत्तर पद की है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ भी का विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाना, वही है परसर्ग। परसर्ग शब्द पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुत्र है, वह है क्या? प्रधानता किसकी है? कि वो पुत्र है, किसका है? तो राजा। तो इसका उत्तर पद प्रधान हो और परसर्ग का लोप हो, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि कारक आपके होते हैं 7। ठीक है, संस्कृत में 8, लेकिन इसमें 7 होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, 7 कारक होते हैं, तो 7 कारक में कर्ता के साथ तो हटा दीजिए ने वाला, बाकी कर्म से लेके और कहां तक? अधिकरण तक। अधिकरण तक कितने कारक हो गए? 6 कारक हो गए, और उसी के हिसाब से इसके भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता हो, जैसे मतदाता, मत को देने वाला। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान का लोप हो सकता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ क्या हुआ? के लिए का लोप हो गया, युद्ध भूमि बन गया। अपदान तत्पुरुष है ना, प्रेम सागर, या धन से हीन, धनहीन, भय से भीत, भयभीत, जन्म से अंधा, जन्मांध। ठीक है, यहाँ से का लोप हो गया। करण और अपदान में फर्क समझते हैं ना? अलगाव का बोध हो, डर का बोध हो, भय का बोध हो, तो अपदान का प्रयोग होता है। विद्यार्थी पंचमी है ना, तो वहां पे हम अपदान का बोध होता है। अलग हो रहा है, छात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वहां क्या हुआ? अलगाव का बोध हो, तो अपदान लगा देंगे। लेकिन लगाव का बोध हो, सहायता का बोध हो, यदि वो सहायक सिद्ध हो रहा हो,
तो वहां करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, यहाँ कलम से भय नहीं है, कलम उसको सहायता कर रहा है, तो वहां पे हम करण कारक मानते हैं। दोनों का चिन्ह से है, अपदान से और करण से, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि अपदान में भय, डर, अलगाव का बोध होता है और करण में सह साकम साधम, सहायता करता है। वहां पे क्या होगा? करण। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा? संबंध का बोध होगा, का, के, की। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष क्या हुआ? नीति, निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण का में पर होता है ना, उसका लोप हो गया। अब इसको कैसे पकड़ेंगे आप? उसका विग्रह करके देखेंगे। विग्रह में किस चिन्ह का लोप हो रहा है, बस उसी पर चले जाएंगे। कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, तो जिसका लोप हो रहा हो बस उसी से पकड़ लेंगे आप। ये अपदान तत्पुरुष है कि अधिकरण तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है। क्लियर हो गया? तो तत्पुरुष क्लियर हो गया। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जिसको अपसर्ग भी कह सकते हैं। अब आते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के साथ एक और होता है उपमा, उपमेय। उपमा जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जो तुलना के योग्य है, जो उपमा के योग्य है। ठीक, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहां मुख की उपमा चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा हो गया उपमा, मुख हो गया उपमेय। उपमा के लायक है, मुख इतना सुंदर है वो चंद्रमा के समान दिखता है, तो वहां हो गया उपमेय मुख। तो उपमा उपमेय हो या विशेषण विशेष्य हो, जिसकी विशेषता बताई जाए वह हो गया विशेष्य, जो विशेषता बताया जाए वह हो गया विशेषण। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो काली क्या है? विशेषण। और किसके बारे में काली कहा जा रहा है? मिर्च के बारे में, तो मिर्च हो गया विशेष्य। ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है। पीतांबर, देखिए यहाँ कर्मधारय पीतांबर नहीं होगा, पीत है अंबर जिसके, क्योंकि पीतांबर जो है इसके हिसाब से विशेषण विशेष्य के हिसाब से पीला है विशेषण, अंबर है विशेष्य। लेकिन चूंकि यह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, पीतांबर आप विष्णु को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुब्रीहि समास हो जाए। क्लियर हो गया? सदगुण, सद है जो गुण, सद अच्छा, ये क्या है? विशेषण। अब अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय किसको कहते हैं? जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। जैसे रूप नहीं बदलने का क्या मतलब हुआ? कि लिंग, वचन, कारक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जैसे लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है और लड़की प्रतिदिन विद्यालय जाती है। लड़का और लड़की के हिसाब से क्रिया बदल रहे हैं, जाता है जाती है, लेकिन प्रतिदिन को प्रतिदिन ही ने ना कह दे रहे हैं, तो प्रतिदिन क्या हुआ? अव्यय, अव्यय। समझ में आ गया अव्यय क्या होता है? उसी प्रकार से अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लड़की प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। यहाँ क्या किए? वचन बदल दिए। लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लड़का के साथ जाता है, लड़की के साथ जाते हैं कि, लेकिन प्रतिदिन ज्यों का त्यों रह गया। न तो इस पर लिंग का प्रभाव पड़ा, न वचन का प्रभाव पड़ा। ऐसे ही पद अव्यय कहलाते हैं, और जिसका पूर्व का पद अव्यय हो ऐसे समास को ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, यथा क्या है? अव्यय, अव्यय पद है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास, प्रत्येक दिन। आजीवन, जीवन भर, अव्ययी भाव समास। एकदम क्लियर हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं बहुब्रीहि समास, जो हमेशा बताए हैं, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता हूं। ठीक है।
चाहे वो किसी भी समास का हो, कर्मधारय का हो या द्विगु का हो या अन्य इसमें से किसी का नहीं हो, ठीक है, जो ऊपर में हम लोग देखे हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता हो, वे सारे समास बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे भी दशानन बताए थे, दशानन, उसको द्विगु नहीं मान के हम बहुब्रीहि मानेंगे, ठीक है। पीताम्बर बहुब्रीहि मानेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर, यहाँ देखिए भी कर्मधारय है, लंबा है विशेषण, उदर है विशेष्य, लेकिन हम उसको ले गए बहुब्रीहि में, क्यों? क्योंकि उसको गणेश को कहा जाता है, ठीक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, तो नीला है विशेषण और कंठ है विशेष्य, लेकिन किसके लिए नीलकंठ का प्रयोग करते हैं? शंकर, भगवान शंकर के लिए नीलकंठ का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया? तो बहुब्रीहि समास क्लियर हो गया। फिर से रिवाइज कर लें। बहुब्रीहि में नया अर्थ पकड़ता हो, तीसरा अर्थ पकड़ता हो, अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमा उपमेय होते हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। तत्पुरुष में अंतिम पद की यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है और साथ में इसमें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो जाता है। उसी के हिसाब से हम लोग इसको पाठ भी देते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसका हम उसी हिसाब से कैसे देख लेते हैं कि किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ था विग्रह में और किसका लोप हो गया। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें भी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण नहीं करता। जैसे त्रिभुज द्विगु होगा, लेकिन चतुर्भुज बहुब्रीहि हो जाएगा क्योंकि वो विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। और द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसमें योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की समान महत्ता होती है, समान अस्तित्व होता है। आशा है कि समास को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। आप जो भी परीक्षा आपका आने वाला होगा, जिस परीक्षा में आप अपियर होंगे, जहाँ से समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई मिस्टेक करेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से अन्य ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर